नमस्कार, मैं डॉक्टर शानी द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का विषय है कैमास वध कथा। कैमास वध कथा चंद बरदाई द्वारा कृत है। चंद बरदाई कवि ने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की है। पृथ्वीराज रासो के ही सर्गों में से एक है कैमास वध कथा। पृथ्वीराज चौहान के शूर सामंतों का एक बहुत बड़ा वर्ग था। उनमें से रासोकार ने 9 नाम विशेष रूप से महत्व के कहे हैं। उनके नाम हैं कन्ह, चामुंडराया, हरि सिंह, वीर सिंह, गुरुराम, सलखनी, कनक राय, राम राय और कैमास। ये सभी शूर सामंत पृथ्वीराज चौहान के शूर सामंतों में से एक थे, जिसमें से 3 बहुत निकट थे और विश्वास पात्र थे। उनके नाम है कन्ह, गुरुराम और कैमास। कैमास योद्धा होने के साथ साथ पृथ्वीराज का मंत्री भी था और प्रबंधक भी था। पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर वाही राजकार्य की देखभाल करता था। चंद बरदाई ने अनेक रूपों में कैमास की प्रशंसा की है। शहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ युद्ध करते समय एक बार कैमास के सामने 1000 यवन सैनिक टूट पड़े। कवि ने वर्णन किया है कि कैमास ने उन 500 के दुगने यानी 1000 योद्धा को जलाकर राख कर दिया। कवि ने वर्णन किया है कि कैमास का ये युद्ध देवासुर संग्राम के पहले दिन के युद्ध के समान था। कैमास ने उन 500 के दुगने यानी 1000 योद्धा को जलाकर राख कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान जब संयोगिता के विरह में चिंतन करता हुआ बेचैन था और मन बहलाने के लिए आखेट में लिप्त रहता था, उस समय भी कैमास को ही राजकार्य का प्रबंध दे रखा था और कैमास ने भी पृथ्वीराज चौहान के प्रति और राज्य के प्रति बेहद अच्छी स्वामी भक्ति दिखलाई थी। उसका बड़ा सुंदर उदाहरण चंद बरदाई ने इस वर्णन में दिया है। कैमास ने खट्टू वन से धन निकालने की मंत्रणा दी थी और उसी कैमास के बल से पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य प्राप्त हुआ था। उसी कैमास के कारण मरुस्थल के गिरनार प्रांत के नाहर राय मल्हन को दबाया था। उसी कैमास ने बलवान म्लेच्छ गौरी को बांधा था, जो उसी कैमास के कारण पृथ्वीराज चौहान की चारों ओर शक्ति प्रदर्शित हुई थी। तुर्क और हिंदू सभी उससे डरते थे, उसका ऐसा प्रताप था। कैमास वध कथा का आरंभ होता है पृथ्वीराज चौहान जब विरह अग्नि से पीड़ित होकर अस्थिर रहता था, आखेट में व्यस्त रहता था और प्रधान अमात्य कैमास को प्रामाणिक रूप से जोगनीपुर यानी दिल्ली की रक्षा का भार सौंप रखा था। यहाँ पर विरह कैसे और क्यों था, इस पर विचार करना आवश्यक है। संयोगिता कन्नौज के विजयपाल की ही पुत्री थी। उसने पृथ्वीराज की प्रशंसा सुनी तो उसे उससे अनुराग हो गया। जयचंद की रानी और जयचंद ने उसका स्वयंवर करने का विचार किया। संयोगिता का मन जानने के लिए दूती को भेजा तो उसने कहा कि सारे राजा या तो दंड देते हैं या दान लेते हैं। वो मेरे पिता को पिता के रूप में देखते हैं। वे मेरे विवाह करने योग्य नहीं। केवल पृथ्वीराज चौहान ही इन दंड और दान से रहित क्षत्रिय हैं। मैं उसी का वर्ण करूंगी। चंद बरदाई ने लिखा है, जे बंधे पित संग करह, जे खद्दे पित लोन, ते बंदी बापुरे बैरे संजोगी कौन। अर्थात जिनको मेरे पिता ने सांकलों में बांधा है और जिन्होंने मेरे पिता का नमक खाया है, वे तो बंदी जन हैं। अर्थात पिता के कैदी और पिता के स्तुति पाठक हैं। उनमें से संयोगिता को कौन वर्ण कर सकता है। ये लोग तो मेरे पिता को बाप कहते हैं या वे मेरे भाई के तुल्य हैं। दास और भाई से वर्ण कैसा। संयोगिता उस दूती या दासियों को अपना निर्णय सुनाती है। पृथ्वीराज के साथ जयचंद का द्वेष होने से जयचंद ने उस देवांगन तुल्य कुमारी को गंगा तट पर रखा। पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रधान सामंत शूर कैमास को दिल्ली के राजकार्य को सौंप रखा था। पृथ्वीराज चौहान की जगह कैमास ही सारे राजकार्य करता था। एक दिन वह राजकार्य करता हुआ सभा में बैठा था। उसके सामने एक महल था। उसमें कर्नाटी नाम की दासी रहती थी। कर्नाट की विजय के समय वह उस दासी को ले आया था और एक महल में रख रखा था। उसके स्नेह की पात्र वह दासी बनी हुई थी। उस कर्नाटी दासी को कैमास ने देखा। उस दासी ने भी कैमास से दृष्टि मिलाई। कवि वर्णन करता है कि यह दैव की इच्छा थी कि वह कैमास
काम के वशीभूत हो गया। उस समय वर्षा का आगमन हो रहा था, बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी। कर्नाटी दासी भी कामवश हो गई। उसने अपनी दूती को कैमास को बुलाने को भेजा। कैमास ने उस समय ड्योढ़ी पर स्त्री सेवक नियुक्त कर रखे थे। वह उस दासी की ओट में होकर कर्नाटी के महल में पहुंच गया और कर्नाटी के साथ श्रृंगार क्रीड़ा करने लगा। कर्नाटी के महल के पास पृथ्वीराज चौहान की बड़ी रानी इच्छिनी परमारणी का महल था। उसने बिजली के प्रकाश में देखा कि कर्नाटी के पास कोई व्यक्ति है। रानी ने तुरंत पान की पीक से एक चिट्ठी लिखकर एक दासी को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा। वह हाथी और घोड़ों से युक्त मार्ग से होती हुई शीघ्र ही पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंच गई। शिकार से थके हुए पृथ्वीराज को सोते हुए देखा। एक तरफ धनुष बाण रखे थे। दासी ने नुपुरों की झंकार की, जिससे पृथ्वीराज चौहान जाग गया। दासियों को राजा को छूने का अधिकार नहीं था और पृथ्वीराज से भी डरती थी, अतः उन्होंने नुपुरों का शब्द किया। पृथ्वीराज चौहान के जागते ही दासी ने पत्र दे दिया। पृथ्वीराज चौहान तुरंत ही महल में आ गए। बड़ी रानी ने सब हाल बताया तो पृथ्वीराज चौहान ने एक तीर कैमास पर छोड़ा, परंतु वह तीर कैमास की छाती से होता हुआ बगल में निकल गया और निशाना चूक गया। रानी ने उसे फिर कहा और दूसरा बाण संधान करके कैमास को मार दिया, उसी जमीन में गड़वा दिया और रात में ही शिकार स्थल को चला गया। प्रातःकाल दरबार लगाया। उसने कहा कि कैमास कहाँ है? कोई न बता पाया तो चंदबरदाई से पूछा कि कैमास कहाँ है। चंदबरदाई से ये सारी घटना सरस्वती ने स्वप्न में कह दी थी। कवि ने कहा कि प्रत्यक्ष हो तब मानूं। बाल हंस पर बैठकर तुम्बर हाथ में लिए दिव्य शोभा से युक्त सरस्वती आई और सारा वृत्तांत चंदबरदाई को बतला दिया। पृथ्वीराज ने चंदबरदाई से कहा कि या तो सिद्धि का प्राप्त कहना छोड़ो या बतलाओ कि कैमास कहाँ है। चंदबरदाई ने कहा कि सूर्य चाहे अपना ताप छोड़ दे, शेषनाग पृथ्वी को धारण करना छोड़ दे, महादेव विष कंद खाना छोड़ दे, तो भी चंदबरदाई वर प्राप्त की बात नहीं छोड़ सकता। पृथ्वीराज ने हठ किया तो कवि ने कहा कि अभय दान दे तो मैं कैमास का प्रसंग वर्णन करूं। पृथ्वीराज से वचन पाकर चंदबरदाई ने कहा कि हे पृथ्वीराज, हे पृथ्वी नरेश, आपने एक बाण कैमास पर छोड़ा, वह बाण हृदय से खरभराता हुआ उसकी बगल की ओर निकल गया। फिर आपने दूसरा बाण साधा और कैमास को मार दिया, उसे जमीन में गाड़ दिया। वह वहीं गड़ा हुआ है और उस जगह को नहीं छोड़ रहा। भूमि ने उसे अपने कठोर गुणों से जकड़ रखा है। चंदबरदाई कहता है कि महाराज, अब इस प्रलय से कैसे निपटोगे? सभी शूरवीर इस वर्णन को सुनकर डर गए और अपने अपने घर चले गए। पृथ्वीराज चौहान रात भर जागता रहा। उसे 4 प्रहर रात्रि 4 युगों के समान लंबी लगी। सुबह कैमास की स्त्री चंदबरदाई के पास आई और अपने पति का शव मांगने लगी। बोली कि जब सरोवर सूख गया और हंस इस सरोवर से उड़ गया तो फिर सब कुछ मेरे लिए अंधेरा हो गया। मैं पति के साथ चिता पर चढ़ जाऊं। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज से कहा कि कबूतर की तरह के श्वेत वस्त्र पहने कैमास की पत्नी अपने पति का शव मांगने आई है। पृथ्वीराज ने कहा कि कैमास का शव गड्ढे में गाड़ दिया, उस गर्त से उसे कौन निकाल सकता है? चंदबरदाई ने चौहान से कहा कि महाराज, रावण को किसने गाड़ा था? क्रोध में रघुवीर ने उसे बाढ़ ही मारा था। बाली को किसने गाड़ा था? सुग्रीव ने उसका प्राण ही तो लिया था। चंद्रमा को किसने गाड़ा था? उसने गुरु पत्नी से क्रीड़ा की थी। सूर्य को भी किसने गाड़ा था? यह पहले के सभी ऋषियों से पूछ लो। गौतम ने भी इंद्र को नहीं गाड़ा था, चाहे उसे शाप ही दे दिया था। इस प्रकार क्रोध के कारण आप ही चौहान कैमास को गाड़िए नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, तेरे कहने से शव को दे दूंगा यदि तुम मेरा अंदेशा दूर कर दो और मुझे जयचंद का दर्शन करा दो। हे चंद कवि, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सेवक बनकर कन्नौज चलूंगा और मैं वहां कुछ न बोलूंगा। उसने कैमास का शव उसकी पत्नी को सौंप दिया और कहा, मृत्यु और विवाह विधाता के हाथ की बात है। इस प्रकार कैमास वध कथा समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।